कोरोना काल में अधिकतर लापरवाही के मामले कांग्रेस पर लग रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस कोरोना के संकट में अपना सामाजिक दायित्व निभा रही है और लोगों के बीच में जाकर के उनका मदद कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और अभी तक अगर आप आंकड़े उठाएं तो हम सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम पे मुकदमे दर्ज कर रही है, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो घरों में बैठे हैं या फिर कोरोना दूसरों को फैला रहे हैं। आप देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए कि नैनीताल जिले का जिलाध्यक्ष कोरोना संक्रमित, काशीपुर की मेयर पूरा परिवार सहित वो संक्रमित, जबकि ये लोग सामाजिक दायित्व निभाते हुए कहीं दिखे नहीं। लेकिन कोरोना इनको संक्रमण हुआ तो ये घर में नहीं बैठे, ये उसमें भी राजनीति कर रहे हैं और दूसरों के घरों पे मिलने के लिए जा रहे हैं ऐसे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है कि खुद तो दायित्व सामाजिक निभा नहीं रही है अपना, और कांग्रेस निभा रही है तो उनके मुकदमे दर्ज कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कोरोना संकट में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को, कमज़ोर वर्ग की मदद करनी चाहिए। भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और तमाम वर्चुअल रैली करके अपना चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस क्या इसमें कहीं पीछे रह रही है? देखिए, जब तक कोरोना है तब तक हम समझते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति के इतर, राजनीति से अलग हट करके अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी कोरोना के इस दौर में अपने लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार करने की सोच रही तो गलतफहमी में है। ये हिंदुस्तान की जनता है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि संकट के समय में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को या जिम्मेदार पार्टी को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और कांग्रेस इस समय कमज़ोर वर्ग के साथ खड़ी है और कोरोना के कारण जिन लोगों का रोज़गार छिन गया है, जिनकी रोजी रोटी का संकट है, तो उनको कांग्रेस के लोग मदद कर रहे हैं अपनी अपनी क्षमता अनुसार और अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दौर में भी अगर वर्चुअल रैली के माध्यम से राजनीति करने की सोच रही तो जनता इनको ज़रूर दंड देगी इस बात का, क्योंकि राजनीति का भी एक समय होता है और इस समय राजनीति का समय नहीं है, ये सामाजिक कार्य करने का समय है। तो भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में ना रहे, इस मुगालते में ना रहे, और अभी भी इनको समय है वो अपनी इस गलती को सुधारते हुए अपने सामाजिक दायित्व वाले रूप में आएँ। और लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास की सोच वाली पार्टी नहीं रही है। ये हमेशा धार्मिक मुद्दों को या राष्ट्रीय मुद्दों को ला करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करती थी। लेकिन इस कोरोना संकट में आज जहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि इनको अब लोगों के बीच में अपना सामाजिक कार्यों के साथ आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका चरित्र और चाल दोनों जो है जनता के सामने उजागर हो जाएंगे। राफेल को लेकर के कांग्रेस ने बहुत आरोप लगाए थे। अब जब कल ये राफेल भारत में आ गए हैं तो उसमें कांग्रेस का क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? सर्वप्रथम तो वायुसेना को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि राफेल हमारी सुरक्षा में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन राफेल से संबंधित 3 प्रश्न आज भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बनकर के खड़े हैं और हिंदुस्तान के लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह बनकर के खड़े हैं कि राफेल की कीमत 570 रुपये से बढ़ाकर 570 करोड़ रुपए से बढ़ा करके इन्होंने 1670 करोड़ क्यों किया। दूसरा सवाल कि कांग्रेस के कार्यकाल में 126 राफेल लाने की बात थी, उसको उन्होंने 36 संख्या घटाई क्यों। तीसरा सवाल कि 30,000 करोड़ रुपए का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों दिया, जबकि हमारी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड पहले से ही थी, जो राफेल के जितने भी उसको बनाने के संबंध में जितनी भी योग्यता थी वो HAL कंपनी पूरी करती थी। लेकिन उसको किनारे करके अनिल अंबानी की प्राइवेट कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए का ठेका क्यों दिया। ये भारतवर्ष के लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह बनकर के खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती बनकर के 3 सवाल खड़े हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस में जो एक आपस में दिग्गज स्तर पर नेताओं के बीच जो मतभेद नज़र आते हैं वो
कब तक दूर हो पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सब के ऊपर इस कोरोना संकट के दौरान मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और ये मुकदमे दर्ज उन पर उनके सामाजिक दायित्वों को निभाने में लगे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो अपने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति के लिए ये दोनों ही शर्तें बहुत ज़रूरी होती हैं कि वो राजनीतिक कार्यों को जो है संकट के समय में दरकिनार रखते हुए अपने सामाजिक दायित्व निभाए। और इस मुद्दे पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता लोग एकमत हैं कि इस समय कोरोना संकट में हमको अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना है। सब लोग अपने अपने क्षमतानुसार अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं भी। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक उस पर बात रही, तो जब ये कोरोना संकट हटेगा और जब राजनीति के लिए अनुकूल वातावरण होगा तो अब आप देखिएगा जितने हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं वो सब आपको एक मत होकर के एक मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। तो अभी वर्तमान में जितने भी हमारे दिग्गज नेता हैं अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, तो शायद इस कारण विपक्ष को हमारे वरिष्ठ नेता लोग एक साथ एकजुट ना दिखाई दे रहे हों। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इस समय लोगों को अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर मदद की दरकार है, जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग कर रहे हैं। काशीपुर शहर विकास के लिए जाना जाता था। पिछले कई वर्षों से काशीपुर वासी विकास को तरस रहे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस के पास कोई विजन है? देखिए, काशीपुर के अगर इतिहास को आप नज़र डालें तो जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तब नोएडा, कानपुर और लखनऊ के लोग बहुत टकटकी लगा करके उत्सुकता के साथ काशीपुर की तरफ देखा करते थे, क्योंकि काशीपुर का औद्योगिकरण उत्तर प्रदेश के उस ज़माने में हुआ जब नोएडा, कानपुर और लखनऊ में भी औद्योगिकरण नहीं हुआ था। काशीपुर में IGL, सूर्या फैक्ट्री, तमाम तरीके की जो है उद्योग यहाँ पर लगे और एक विकास के मॉडल के तौर पर कांग्रेस के कार्यकाल में 80 के दशक में काशीपुर पूरे उत्तर प्रदेश के नक्शे में, उत्तर प्रदेश के मानचित्र में अलग से उभर करके आया था। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि 1985 के बाद से काशीपुर में कांग्रेस ना निकाय चुनाव में ना विधानसभा चुनाव में जीती। हमारे अंतिम विधायक यहाँ पर पंडित नारायण दत्त तिवारी जी या सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी रहे कांग्रेस के सिंबल पर। और राज्य बनने के बाद अब देखा जाए तो ये 20 वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व रहा और भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल धार्मिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ पर स्थानीय स्तर पर वोट बटोरे। और आज आप देख लीजिए काशीपुर की स्थिति, काशीपुर के लोगों की जिले को लेकर के कब से मांग है, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। उनकी कोई इस पर कोई बातचीत या कोई उनकी कार्यक्रम कहीं इस पर दिखे नहीं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। काशीपुर अगर जिला बनेगा तो कौन कौन से तहसील इस पर आएंगे, काशीपुर के जनप्रतिनिधि की दूसरे विधानसभा जो जिले के अंतर्गत इसके अंदर आ सकती है, उनसे कोई बातचीत, कोई संवाद, कोई इस पर कोई बात नहीं की कभी किसी भी जनप्रतिनिधि ने। और स्थानीय स्तर पर अगर विकास की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में 80 के दशक में यहाँ पर बड़े प्रमुख विकास कार्य हुए। उसके बाद से अगर राज्य बनने के बाद अगर हम निगाह डालें तो काशीपुर में कोई भी एक ऐसा उल्लेखनीय कार्य दिखने को नहीं मिलता। जबकि इन 20 वर्षों में काशीपुर ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा तक के इनके प्रत्याशी जीते, नगर निगम में मेयर तक जीते हैं। लेकिन विकास के मामले में आप देख लीजिए, जरा सी बारिश हो जाए तो घुटने तक पानी भर जाता है, जल जमाव की ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, ट्रैफिक जाम का स्थिति आप देख लीजिए। तो काशीपुर जो एक ज़माने में नोएडा और उत्तर प्रदेश के लोगों तक को आकर्षित करता था कि काशीपुर में आकर के वो लोग अपनी बसायत करें, और आज काशीपुर के ये हालात हो गए हैं कि बाजपुर की आप सड़कें देख लीजिए तो लोग रश्क करते हैं कि बाजपुर में ऐसा विकास हो गया जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था। और काशीपुर की रोडें आप देख लीजिए, जगह जगह खुदी पड़ी हुई हैं, कीचड़ और गंदगी से पटी पड़ी हुई हैं। तो ये यकीन नहीं होता कि ये पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी या स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा जी के सपनों का ये और उनका कर्मस्थली ये काशीपुर रही है, जिसकी हालत आज ऐसे देखने को मिल रही है। तो कई बार बड़ा अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद काशीपुर की जनता ने दिया, लेकिन उसके एवज में 1% भी
विकास कार्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बताया।